स्काइप पे ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर सैयद गजनफर साहब। ब्रिगेडियर साहब दिफाई तजिया निगार हैं और हमारे प्रोग्राम में कोरोना आने तक मुस्तकिलन तशरीफ़ लाते थे। अब उसके बाद कुछ सेल्फ आइसोलेशन में हैं और हमने कहा कि हम वहाँ से स्काइप पे उनसे रब्ता करेंगे। फ़ोन पे हमें जो है वो ज्वाइन करेंगे इसार राना साहब। आप ग्रुप एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं रोज़नामा पाकिस्तान के, जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं हम उनके ख्यालात भी सुनाएंगे। ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलते हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैंने जैसे कि इंट्रो में कहा है प्रोग्राम के कि ये पिछले 2 हफ्तों के दौरान जो है ये सूरत हाल आई है। जैसे जैसे अफ़गानिस्तान में मामलात अपने अल्टीमेट एंड की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे अमन की इम्कानात बढ़ रहे हैं अमन के, वैसे वैसे LOC के ऊपर भारत का रवैया और उनका टीवी उनका जो मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसका रवैया कि हम बलूचिस्तान में हिट करेंगे और जब वो कहते हैं तो उसके बाद ये कार्रवाई हो भी जाती है। सर, कुछ लोगों का ख्याल है कि इस रीजन के हालात को जो है वो जानबूझ के ख़राब किया जा रहा है। एक मल्टी डायमेंशनल वॉर के लिए अगर आपको याद हो तो LAC के ऊपर चाइना और इंडिया के हालात भी कशीदा हुए हैं और वहाँ पे भी जो है वो एयरफोर्स पेट्रोलिंग भी देखी जा रही है। तो ये पूरा इलाका ही एक किस्म का जिसके अंदर एक पिवटल रोल है इंडिया का, भले वो खुफिया है या वाजे है, वो हमें नज़र आ रहा है। तो कैसे देख रहे हैं सर ये फ्यूचर के अंदर? बहुत बहुत शुक्रिया रजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अदर तो रजी साहब इसके ऊपर एक अदबी बहस की जाए और इसको बहुत सारे इंटरनेशनल हालात के तनाजुर में भारत का रवैया देखा जाए तो इसके ऊपर तो बहुत सारी एक चीज़ें हैं जिनको जो इस बलूचिस्तान के अंदर और कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका बाइस बन रही हैं। लेकिन मैं सिर्फ 2 चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा। आपको ये आप इस तरह देखिए कि कोविड-19 है जो दुनिया में एक वबा चली हुई है और उस पूरी दुनिया को उसने उसकी तवज्जो उस तरफ की हुई है। अब इस कोविड-19 के ऊपर चूंकि दुनिया की तवज्जो है और बहुत सारी जो एक्सपेंशनिस्ट स्टेट्स होती है ना, वो इस किस्म की डिस्ट्रैक्शंस को इस्तेमाल करती हैं अपने जो उनके मफादात होते हैं और जो उनके फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट होते हैं उनको सेटल करने के लिए। आपको याद है कि रशिया ने जॉर्जिया पे कब्जा किया था, किस वक्त किया था जब बीजिंग ओलंपिक्स हो रहे थे। उसके साथ साथ अभी कासिम सुलेमानी का कत्ल हुआ, जारी था और फाइनल स्टेजेस में था, तो अटेंशन मीडिया की डिवाइड करनी थी। अभी इसी के सही। अंदर आप दोबारा अगर इस चीज को देखेंगे तो उसमें आप ये देखिएगा कि इसराइल ने कोई 7,000 घर जो हैं वो तैयार करने का जो है वो इरादा जाहिर किया और उसके ऊपर मंजूरी हो गई है और 1 जुलाई को कैंसेट में इजरायली कैंसेट में बिल पेश हो रहा है जिसको न सिर्फ माइक पम्पियो ने सपोर्ट किया है बल्कि माइक पम्पियो ने कहा है कि कैंसेट के तमाम अराकीन को इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। अब उसी के साथ साथ आपने देखा कि कश्मीर के अंदर इंडिया क्या कर रहा है, साथ साथ जो चीज़ें चल रही हैं वो ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो आपको एकदम स्पीड अप नज़र आया, तो ये इसके अंदर हमने ये बारहा ये कहा तो है और अब ये तो कहना इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रह गई। जब इंडिया के चैनल पे आपके उनके लोग ये कहते हैं कि हाँ जी हम कश्मीर के अंदर इन्वॉल्व हैं और कश्मीर के अंदर इंटरफेरेंस जो वो कॉन्स्टेंटली वो कर रहे हैं और बलूचिस्तान के अंदर हमारे कॉन्टैक्ट मौजूद हैं। तो ये एक बड़ा जिसको हम कहते रहे हैं ना, एक इस वक्त दुनिया में एक तरफ जो है वो ज़ियोनिस्ट क्रिश्चियन नेक्सस चल रहा है जो आपको पैलेस्टाइन के अंदर नजर आ रहा है, जिसको ज़ियोनिस्ट के पीछे जो है वो पॉम्पियो और ट्रंप और तमाम स्टेट्स खड़ी हो, तमाम जो क्रिश्चियन लॉबी है और न्योकॉन्स है वो खड़े नजर आते हैं। दूसरा एक ज़ियोनिस्ट हिंदुत्व नेक्सस है, सेफ्रॉन नेक्सस है, जो यहूदियत के साथ मिलके और हिंदुइज्म के साथ मिलके आपको कश्मीर में चलता नजर आ रहा है। और अगर आप देखें तो वहां पे वही रेप्लिकेट हो रहा है जो पैलेस्टाइन के अंदर नेतन्याहू रेप्लिकेट कर रहा है और उसने वो काम करना है अगली हुकूमत के आने से पहले, क्योंकि जो बाइडन और ट्रंप का जो मुकाबला है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही नैरो मार्जिन की तरफ जाता नजर आ रहा है। तो ये सही। भारत तो बलूचिस्तान के अंदर करेगा और बलूचिस्तान के अंदर करने के साथ साथ कोई पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है आपका नॉर्थ वजिस्तान में, कमांडर हसन था, उसके घर से बेताशा इतना वेपन और इतना असला निकला है जिसके ऊपर इंडियन ओरिजिन की और अफगानिस्तान की ओरिजिन की जो है वो मोहरें लगी हुई हैं।
तो अब ये पाकिस्तान, हम बारहा इस चीज़ को कहते रहे हैं, अब देखना ये है कि पाकिस्तान इस चीज़ को इंटरनेशनल लेवल पे जबकि चीज़ें प्रूफ हो रही हैं, उनको आप किस तरह उठाते हैं। और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि कश्मीर से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एलओसी पे फायरिंग हो रही है, क्योंकि वहां पे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा है, जिस तरह पैलेस्टाइन में अपना नेतन्याहू कर रहा है। और इसी तरह कश्मीर से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आप बलूचिस्तान में जो है वो जिस तरह इन्वॉल्वमेंट है वो सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं। बलूचिस्तान जितना बड़ा मुल्क, जितना बड़ा सूबा है, उसके अंदर ये आईडी का रखना, मतलब हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कंपल्शन है कि एक एक जगह को किस तरह प्रोटेक्ट करें, एक एक सड़क को किस तरह प्रोटेक्ट करें। तो उसमें वाकई हमारी कमजोरी, वहाँ पे डिप्लॉयमेंट की कमजोरी है। भट्टी साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल हो रही है, जैसा कि आप ये देखें कि कश्मीर के जैसे जैसे कश्मीर के अंदर वो डेमोग्राफिक चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वो जैसे कहते हैं ना कि वो हमें अपना वक्त डालने के लिए वो उस तरफ तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए जैसे डाइवर्शन नज़र आती है। इस ऐसी सूरत के अंदर जो अदारे होते हैं वो यूनिलेटरली नहीं लड़ सकते। इस तरह की जो मल्टी डायमेंशनल, जो मल्टी फैसेटेड या कसीरल पहलू किस्म की अग्रेशन होती है उसमें, और अवाम जो है वो कोरोना की वजह से हमने बंद किए हुए, तो फिर करें क्या, होगा क्या? भाई साहब देखें, पहली बात थोड़ी सी समझने की ये ज़रूरत है कि जब जब भी भारत के किसी भी सूबे में, ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर में, जब वो जो नौजवान वहाँ पे अपनी जो आज़ादी की जदोजहद है या वो लड़ाई जो लड़ रहे हैं, इंडिजिनस उनकी है, अपनी उनकी है, वो उसको जब तेज़ करते हैं तो पाकिस्तान में बदअमनी शुरू हो जाती है किसी ना किसी खिते में। बलूचिस्तान का बदकिस्मती ये है कि उसका एरिया बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे उतनी डिप्लॉयमेंट हमारी नहीं है, हम कर भी नहीं सकते। तो वहाँ पे इस किस्म के हमले करना जो है ना, ये बड़ा आसान है भारत के लिए। और आपको याद होगा कि जो भारतीय जासूस हैं पिछले कुछ 1.5-2-3 सालों में, उसमें से कुलभूषण यादव भी वही हैं, उसके साथ साथ जो और कहाँ होता है आजकल वो कुलभूषण यादव? वो बस जी मौज में है जी। अच्छा जी। वो बस एक वो कहावत है पंजाबी की, वो बोल नहीं सकता मैं, लेकिन वो ये है कि जी वो मौज में है। वो ग्वांडी कहते हैं जी मौज में है, ग्वांडी होता है हमसाया, वो मौज में है। अब उसको कुछ भी नहीं हमने कहना, ज़ाहिर है हम कह ही नहीं सकते, हमारी काम ही इस तरह के हो गए हैं। लेकिन हमारी एक बदकिस्मती रही साहब ये रही है कि हमने जो हमारा जो केस था ना दहशतगर्दी के, जो भारत के साथ हमारी मुसलसल चली आ रही है, जो भारत हमारे करता है, चीज़ें भी पकड़ी जाती हैं। उनका ये कहना होता है जी कि इस तरह तो पाकिस्तान में के भी बड़ा मसला है जी, हमने वहाँ से असला पकड़ा, पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान, उस पर पिस्तौलों पे लिखा होता है, कभी किसी पे क्या लिखा होता है। वहाँ पे उन्होंने सिर्फ मिल्क पैक का पैकेट पकड़ा था, ट्रीट ब्लेड पकड़े थे, वो जो कश्ती में बैठ के लोग लेके गए थे, असला वसला कोई नहीं पकड़ा। अच्छा, कभी चले अगर कोई चाकू या कबूतर पकड़ ले, तो चले कबूतर पे आ जाते हैं, ब्लेडों से भी तो जख्मी कर सकते हैं। हाँ, ब्लेडों से ज़्यादा दहशतगर्दी तो हो सकती है। डब्बा मारा है, मैं खींच के मारूंगा, आपका सर फट सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो ये मानते नहीं है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम ये जो दहशतगर्दी का केस जिसमें भारत सरीहन इन्वॉल्व होता है, हम उसको उस हिसाब से या उस तरीके से प्लीड जो है आलमी सतह पर या आलमी इदारों के सामने नहीं कर पाते। हमारी वहाँ पे कमज़ोरी ज़ाहिर होती है, हम अपना केस जो है उस तरह पेश नहीं कर पाते कि ये भारत हमारे मुल्क में ये दहशतगर्दी कर रहा है, लिहाजा इसका नोटिस होना चाहिए। हमारी बदकिस्मती सिर्फ ये है अब तक। अब बलूचिस्तान में आप देखिए, पिछले 15 केपी में और बलूचिस्तान में पिछले कोई 15-20 दिन में काफ़ी ज़्यादा एकदम तेज़ हो गया, चूँकि कश्मीर में तेज़ हो गया। ये इसका वाइस वर्सा इफेक्ट होता है हमेशा। वो देखते ये हैं कि जिस सूबे में आसानी से हमला हो सके, जिस सूबे में आसान टारगेट मिल सके। मैं तो सिर्फ ये दुआ मांगता हूं कि जिस हिसाब से हमने कोरोना को शिकस्त देते देते हमने शिकस्त या हार मान ली है, उससे हम कहीं ये ना हो कि हमारी खुदा ना खास्ता जिस हिसाब से लोग इस वक्त हमारे मार्केटों में हैं, बड़े वनरेबल पोजीशन में हैं, रही साहब, खुदा ना खास्ता वहां पे एक छोटा सा पटाखा भी हो जाए ना, तो जिस हिसाब से लोग वहां पे उमड़े हुए हैं आजकल, वो कुछ नहीं ना, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, 5-7 ऐसे ही जख्मी हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और वो हो गए तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? पैनिक हो जाएगा। और ये कोई आखिरी ईद नहीं है, इसके बाद अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे, कोरोना भी इंशाल्लाह टाली जाएगा। जी जी, तो हमें और ईदें देखना नसीब होंगी इंशाल्लाह। लेकिन हमने ये मान लिया है, तय कर लिया है जी कि ये 4-5 दिन के बाद जो ईद आनी है, ये शायद आखिरी ईद है। इसके बाद हुकूमत, असल में अफवाहें रजी साहब बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही हैं। हम टॉपिक से हट जाते हैं, अफवाहें बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है जी कि ईद के बाद इसको डिस्कस करेंगे, वो मैं उस पर भी बोलूंगा। लेकिन मैं एक जुमला सिर्फ बोलना चाह रहा था कि हमने ये तय कर लिया है, फॉर्म का बाजार भी हो रहा है, मैं सोशल मीडिया पे भी ये चल रहा है कि जी ईद के बाद मुकम्मल लॉकडाउन होने लगा है,
और बड़ा मसला बन जाना है। अच्छा, ये अफवाहें हैं? ये अफवाहें हैं जी। अच्छा, अब देखिए इसार राना साहब जैसे पढ़े लिखे आदमी हैं, उनसे रहनुमाई लेते हैं। और इसार राना साहब चूंकि एडिटर है, ग्रुप एग्जीक्यूटिव एडिटर है जी, और इन्होंने हमें जुदाई दे दी हुई है और ये हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ नहीं लाते। तो हमने कहा चले फ़ोन पे ही आप आके तो हमें अपना मुखड़ा दिखा जाएं, बल्कि आवाज़ सुना जाएं। इसार राना साहब, वेलकम टू योर ओन शो जिसे आप छोड़ गए हैं। लेकिन ये बताइए कि ये जो बलूचिस्तान के अंदर और KPK के अंदर हम देख रहे हैं, गुज़िश्ता 2 से 3 हफ्तों के अंदर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है, और इतना प्रिसाइसली टारगेट होता है कि कैजुअलिटी